आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन, जीवों में प्रजनन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे कि जीवों में प्रजनन जो है किस प्रकार से होता है। ठीक है, चाहे वो जीव मान लीजिए जीव के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, ठीक है, जो स्थलीय हो, ठीक है, या फिर जलीय जीव हो, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव के जीवों में जनन किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेसन जो है जीवों में जनन। चलिए स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन। उससे पहले आपको बता दे कि इसमें जो है जनन के बारे में मुख्यतः दो टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक है, जो पहला टॉपिक हमारा है और लैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। जनन बोल लीजिए चाहे प्रजनन बोल लीजिए, बात दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे लैंगिक प्रजनन के बारे में और अलैंगिक प्रजनन के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट लेसन है। ठीक है, तो पहला उससे पहले क्या है हमारा एक टॉपिक यहाँ पे आता है। टॉपिक पहला टॉपिक हमारा है जीवन अवधि। ठीक है, जीवन अवधि क्या होता है इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए जीवन अवधि क्या है, आदमी जो है जब से जन्म लेता है तब से लेकर और उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है तब तक। जैसे कहने का मतलब कि एक बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद जन्म से लेकर उसकी जो मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु, मृत्यु दो प्रकार से होती है। ठीक है, एक जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति का जो है 10 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। ठीक है, और कारण हो सकता है कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर कोई रोग से ग्रसित था इस वजह से मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्राकृतिक मृत्यु वो नहीं कहलाएगी। प्राकृतिक मृत्यु जो है तब कहलाएगी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन, जब उसका जन्म हुआ और जन्म से लेकर अपने जीवन का हर एक अवस्था को देखे हैं, वो हर एक अवस्था को जिए हैं। ठीक है, उसके अंत में, ठीक है ना, उसके अंत में जब वृद्ध अवस्था आती है उसके बाद अगर मृत्यु होती है तब वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है। तो यहाँ पर जीवन अवधि का मतलब क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति जो जन्म हुआ और जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक यानी कि जब तक उसे कोई बाहरी कारक से नहीं मरा है, बल्कि क्या है कि वो अंत में जाकर जब वृद्ध अवस्था आ गई, वृद्ध अवस्था के बाद उनकी जब मृत्यु हुई है तो वो प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे कहा गया है किसी जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, जो काल होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीवन अवधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवन अवधि बोलेंगे। उसके बाद है इसी को जीवन अवधि बोल सकते हैं और या जीवन काल बोल सकते हैं। दूसरे शब्द में जो है आप इसको, ठीक है, जीवन काल भी बोल सकते हैं। जीवन अवधि बोल लीजिए या फिर जीवन काल बोल लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहेंगे, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी जीव के जन्म से लेकर यानी कि जब उसका जन्म हुआ तब से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो बीच का जो समय चल रहा है, जो समय है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे जीवन काल या जीवन अवधि। क्लियर हो रहा है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जीवन अवधि जो हर एक जीव का जीवन अवधि अलग अलग हो सकता है। ठीक है, किसी का जीवन अवधि 10 साल होगा, किसी का 20 साल होगा, किसी का 25 साल होगा, किसी का 30 साल होगा। यानी जीवन अवधि जो है जीवों का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए तो पहला हमारा यहाँ पे जीवन अवधि जो बताया गया है वो बताया गया है कुत्ता का। ठीक है, कुत्ता का जो जीवन अवधि होता है वो कितना वर्ष होता है, तो कुत्ता का जीवन अवधि होता है वो 20 से 30 साल होता है। ठीक है, इसी के बीच में क्या है कि कुत्ता का जो जीवन काल होता है 20 से 30 साल वो जीवित रहता है, बाद बाकी उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे है हाथी का। हाथी का जो जीवन काल होता है वो 75 वर्ष होता है, यानी कि 75 ईयर हो, यानी कि 75 साल उसका जीवन काल होता है। ठीक है, या जीवन अवधि होता है। उसके बाद है तितली का 1 से 2 सप्ताह, यानी 1 से 2 सप्ताह के बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कौवा। कौवा का जो है 15 साल होता है। कितना होता है, 15 साल। 15 साल के बाद उसकी अचानक क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद आता है तोता। तोता का जो जीवन काल होता है ये होता है 140 साल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने परिवार में अगर एक तोता में क्या एक तोता को पाल रखे हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति उस तोता को पाला तो उसकी मृत्यु जब हो जाएगी उसके बाद उसके आने वाले अगले पीढ़ी को भी क्या कर सकता है, वो देख सकता है, उसकी भी मृत्यु दे सकती है। इतना यश इसका होता है 140 साल तोता का। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है जीवन अवधि के लिए कोई पॉइंट बनाया गया है, इस पॉइंट को देखिए सीधा से। यहाँ पे है कि जीवों की जीवन अवधि चाहे जो भी हो, उसे जीव का उस जीवन का अंत मृत्यु ही कहलाती है, यानी मृत्यु ही होगी। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति कितना भी जीवन जी ले, 10 साल 20 साल 30 साल, जो जीव पृथ्वी पर जीवित है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी एक समय के बाद उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। वही बात यहीं पे कही जा रही है कि जीवों की जीवन अवधि जो भी हो, 2 साल 4 साल 50 साल 300 साल 200 साल जो भी हो, ठीक है,
उसकी अंत में मृत्यु निश्चित है, यानी कि वो व्यक्ति लास्ट में, वो जीव लास्ट में मृत्यु को प्राप्त करेगा ही करेगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद है प्रत्येक जीव अपनी जीवन अवधि का पूर्ण कर लेता है तब प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि जो जीव क्या है कि अपने जीवन को पूरी तरह से जी लेता है, जीने के बाद जो है जो मृत्यु प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। चलिए, उसके बाद है कोई भी जीव अमर नहीं है सिवाय एक कोशिकीय जीव का। ठीक है, देखिए एक कोशिकीय जीव को अमर यहाँ पे क्यों कहा गया है, इसका रीजन है क्योंकि क्या करता है, एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि विखंडन प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर को तोड़ लेता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई जीव क्या है कि जीवित है, ठीक है, और क्या किया, अंत में जाकर क्या किया, अपने बॉडी को दो भाग में तोड़ लिया और दोनों भाग जीवित है, दोनों भाग क्या है, जीवित है। तो ये जो क्या कहलाती है, एक तरह से देखा जाए तो ये कभी मरने वाले जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी क्या होगा कि अपने बॉडी को तोड़ तोड़ के नए जीव में परिणत करते चले जाएंगे, ठीक है, वो कभी मृत्यु उनका नहीं होगा। इसलिए एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा जो है ये क्या कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, यानी एक कोशिकीय जीव के लिए है, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव ऐसा कोई नहीं है जो क्या है अमर हो सकता है। ठीक है, अभी तक, और मनुष्य जो है बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। कहा गया कि जीव कोई भी जीव अमर नहीं है सिवाय एक कोशिकीय जीवों के, जैसे अमीबा और जीवाणु। अमीबा और जीवाणु, बैक्टीरिया, ये क्या है, ये अमर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया है, ठीक है, और प्रजनन में कौन प्रक्रिया होती है, इसमें जो होता है अलैंगिक प्रजनन होता है। कैसा प्रजनन होता है? अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन में जो है इसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है कि अपने शरीर को दो भाग में तोड़ लेता है, जिस वजह से क्या है, ये अमर कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम क्या करते कि हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर को दो भाग में तोड़ लेते हैं और दोनों भाग जीवित रहता, दोनों भाग क्या रहता, जीवित रहता, फिर वो दो भाग तोड़ के एक नए जीव का उत्पत्ति करता, तो कभी मरने वाला नहीं था। सेम कंडीशन क्या है, ये एक कोशिकीय जीव करता है, बल्कि मनुष्य में से कोई भी घटना घटने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अतः सृष्टि में जनन एवं मृत्यु का क्रम निरंतर चलता रहता है। कहने का मतलब है कि सृष्टि जो ये जहां पे हम लोग रह रहे हैं, इस सृष्टि में जीवन का जन्म और मृत्यु ये दोनों चलते रहता है। और ये जब तक अगर इसमें से कोई भी रुक जाएगा तो जीवन का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए आदमी जीवित मतलब आदमी जो है वो जन्म ले रहे हैं और जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। ये निरंतर चलने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये हमेशा चलती रहेगी। क्लियर हो रहा है? आगे है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग से यह भी सिद्ध हो चुका है कि जीव उत्पत्ति जीवों से ही होती है, इसमें प्रजनन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का मतलब है कि ये पाया गया, एक सिद्ध से पाया गया कि जीवों में जो है नए जीव का जो उत्पत्ति हो रहा है वो पुराने जीव से ही हो रहा है। ठीक है, कोई जीव एक अचानक नया नहीं बन रहा, बल्कि एक पुराने जीव से ही क्या है उत्पत्ति हो। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति हो रहा है, ये मनुष्य के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और ये क्या कही जा रही है कि इसमें क्या है कि प्रजनन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में हम लोग इस चैप्टर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, प्रजनन के बारे में पूरी तरह से। तो यहाँ पे कही गई कि प्रजनन क्या है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रजनन के द्वारा ही क्या होती है कि नए जीव की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, प्रजनन जीवों में पाए जाने वाले, आगे हमारा कि प्रजनन कहते किसको है। ठीक है, आगे हमारा हेडिंग है कि प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रजनन जो है, प्रजनन जीवों में पाए जाने वाली वह क्षमता है जिससे वो अपने ही समान नए जीवों को उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हैं। कहने का मतलब है कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करता है, कोई भी जीव अपने जैसे समान जीवों की उत्पत्ति करती है, वह प्रजनन कहलाती है। क्लियर हो रहा है? प्रजनन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिए। प्रजनन क्या है, तो प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी जीव में पाई जाने वाली क्षमता है। ठीक है, प्रजनन एक तरह से कह सकते हैं कि क्षमता है जिससे वो अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। क्लियर? आगे है प्रजनन का प्रकार। प्रजनन के कितने प्रकार हैं? देखिए प्रजनन को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा है लैंगिक प्रजनन। प्रजनन कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। प्रजनन किसे कहते हैं, तो प्रजनन को समझिए किसे कहते हैं। प्रजनन वह जीव में पाए जाने वाली क्षमता है, गुण है, जिस वजह से क्या है, कोई भी जीव एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, वो भी कैसे, अपने जैसे समान। अब देखिए यहाँ पे समान का मतलब ये होता है कि मनुष्य में दो पैर है तो उसका जो जीव का उत्पत्ति होगा उसका भी दो पैर होगा।
ठीक है, 2 हाथ है तो उसका भी 2 हाथ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कलर में उनका कलर उजला है या मतलब कि उजला है तो उनका बच्चा उजला ही होगा, ये नहीं है। ये जेनेटिक मतलब जेनेटिक प्रभाव की वजह से ये होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे समान का मतलब है कि उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 कान होंगे, 2 आंख होंगे, 1 नाक होंगे, ठीक है, इस प्रकार से समान है, ठीक है। और ऐसे भी मानव जो है कोई भी मानव समान नहीं है, ठीक है, उसमें समानता भी है और विसमानता भी है। समानता क्या है? अंक के आधार पे कि 2 हाथ है 2 पैर है। विसमानता किस आधार पे हो सकता है? रंग के आधार पे, यानी कि दोनों अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसके गुण के मतलब कि उसके अंदर पाए जाने वाले जेनेटिक गुण के आधार पे अलग हो सकते हैं, ठीक है। और समानता यानी कि बॉडी के आधार पे या फिर और बहुत सारे गुण है जिसके आधार पे समान हो सकते हैं। चलिए, तो प्रजनन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, ठीक है। चलिए, अलैंगिक प्रजनन के बारे में हम बात करते हैं। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? इसमें है, देखिए, प्रजनन की वह विधि जिसमें 2 जीव अथवा जन्म कोशिकाएं का संयोग या मिलन से, सॉरी, यहाँ पे बताया गया कि प्रजनन की वह विधि, अलैंगिक प्रजनन में देखिए हम समझा देते हैं पहले क्या है कि अलैंगिक प्रजनन में क्या है कि दो व्यक्ति भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें केवल कोई एक व्यक्ति जो है इसके द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक प्रजनन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो प्रजनन की वह विधि जिसमें 2 जीवों अथवा जनन कोशिका को मिले बिना ही, ठीक है, 2 जीव या 2 जनन कोशिकाओं, 2 जनन कोशिकाएं में आपका शुक्राणु अंडाणु जो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे। तो ये जो है इसके मिले बिना ही, ठीक है, इसके मिले बिना ही क्या है, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। जीव अपने ही समान जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसके द्वारा 2 जीव को मिले बिना ही या 2 जनन कोशिकाएं के मिले बिना ही क्या है कि एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, इसके आगे कुछ जो है इसके बारे में नोट करके है, देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया है कि यह प्रजनन केवल निम्न श्रेणी के जीवों में होती है। निम्न श्रेणी का जीव कहने का मतलब एक कोशिकीय हो गया, ठीक है, एक कोशिकीय जीव हो गए, और बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो निम्न कोटि के होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि पूरी तरह से सभी प्रकार के अंग नहीं मौजूद होते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के अंग डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि निम्न श्रेणी का जीव होते हैं, ये केवल निम्न श्रेणी के जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव हो गए, ठीक है, इसमें निम्न श्रेणी के जीवों में ये प्रजनन पाई जाती है, ठीक है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन जो है ये निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है। क्लियर? आगे हमारा, इस प्रकार के प्रजनन से उत्पन्न संतान आकारिक रूप से एवं अनुवांशिक रूप से मित्र जीव या समानता प्रदर्शित करती है, इसे क्लोन कहते हैं। क्लोन कहने का मतलब है कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो जीव का उत्पत्ति होता है, जो नए जीव बनता है, उस जीव को क्लोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि एक तरह से हम लोग किसी पेपर को क्या करते हैं, अगर हम लोग प्रिंट करते हैं यानी फोटो कॉपी करते हैं, जस्ट जो निकलता है वही, ठीक है। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा उसमें डिफरेंट हल्का सा होगा, ज्यादातर नहीं होगा, ठीक है। और लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो जीव बनते हैं उसे क्लोन कहते हैं, ठीक है। डिट्टो उसी प्रकार से जिस प्रकार से फोटोकॉपी है। मनुष्य फोटोकॉपी के जैसा नहीं है, मनुष्य जो है हम मनुष्य समान होकर भी समान। क्लियर हो रहा? तो यहाँ पे कहा गया कि अनुवांशिक रूप से क्या है, मात्र जीव से समानता पैदा करते हैं, अनुवांशिक रूप से समान है, अनुवांशिक रूप से क्या है, वो समान होता है। क्लियर हो रहा है? तो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो नए जीव की उत्पत्ति होती है वो जीव क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो जीव की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। चलिए, आगे है हमारा, इसकी विशेषता क्या है, अलैंगिक प्रजनन की विशेषता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, पहला विशेषता यह है कि यह एक जनकीय होते हैं। अलैंगिक प्रजनन केवल एक जनक से ही होते हैं, इसमें 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक प्रजनन केवल एक जनक के द्वारा ही हो जाती है, 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी विशेषता है कि 2 जीव को मिलना नहीं है, यहाँ पे एक जीव में ही क्या हो रहा है, एक नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। इसकी क्या है? विशेषता है, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि दो युग्मक जो होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, इसमें संलयन होने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक ही क्या होता है, एक ही जीव के द्वारा ये उत्पन्न होती है। जब एक ही जीव किसी नए जीव की उत्पत्ति होती है तो इसमें दो प्रकार के जो युग्मक है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जब आवश्यकता नहीं है तो मिलने की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब यहाँ पे है कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, आगे सभी विभाजन समसूत्री होती है। इसमें जो विभाजन होती है ऑनलाइन प्रजनन के द्वारा, ये क्या होती है, समसूत्री होती है। क्या होती है, समसूत्री होती है, याद रखिएगा। आगे है, यह गुणन की तीव्र विधि है। कहने का मतलब है कि अलैंगिक प्रजनन की जो विधि है ये बहुत तीव्र विधि है। इसमें क्या होता है, तेजी से क्या होता है, बहुत कम समय में बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, और लैंगिक प्रजनन क्या है, इसमें बहुत कम समय में बच्चे का जन्म होता है, ये तीव्र विधि है। आगे है, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान आकारी रचना एवं अन्य लक्षणों में अपने जनकों के समान होते हैं। जो आपको पहले बता दिया गया है, जो फोटोकॉपी वाले बात आपको हम बताए जस्ट, कि अगर क्या है कि किसी अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो बच्चे का जन्म होता है जस्ट अपने माता पिता जैसा दिखता है, फोटोकॉपी है। तो समझ लीजिए क्या है वो, फोटोकॉपी है। क्लियर। अब यहाँ पे बताया गया कि आकार, संरचना और अन्य लक्षण से भी क्या है, वो समान है। यानी उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, उसके बाद उसकी जो लक्षण है, ठीक है, जो जीवों का और लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो उसके माता का जो लक्षण है, वही लक्षण किसमें पाया जाएगा, उसके बच्चे में भी पाया जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार देखिए, आप लोग क्या है कि थोड़ा थोड़ा इसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, जो आप जो क्या क्या पढ़े इसको थोड़ा एक बार बढ़िया से देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए अलैंगिक प्रजनन को 6 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 6 भाग में बांटा गया है। ठीक है ना, देखो इसमें क्या क्या है। पहला है विखंडन। पहला क्या हमारा, विखंडन। दूसरा है मुकुलन। विखंडन जो प्रक्रिया भी जस्ट आपको बताया गया अमीबा में, जो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा अपना शरीर क्या करता है, नए जीव के रूप में जब प्रजनन करते हैं तो अपने शरीर को तोड़ देता है और नए जीव की उत्पत्ति करती है। ये विखंडन प्रक्रिया जो है मुकुलन में पाई जाती है। उसके बाद है विखंडन, उसके बाद है मुकुलन। ठीक है, ये मुकुलन मुख्यतः हाइड्रा में पाई जाती है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। आगे है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण में क्या होता है, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए बीज के द्वारा होती है। ठीक है, बीजाणु निर्माण में क्या होता है कि एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए क्या होता है कि बीज के रूप में एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, बीजाणु निर्माण कहलाती है। इसके बारे में एक एक बात करेंगे हम लोग। विखंडन, यहाँ पे आपको लगता होगा सर विखंडन और खंडन, यहाँ विखंडन और खंडन दोनों लगभग सेम है, नहीं दोनों सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या डिफरेंट है। सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पुनः उद्भवन। ये पुनः उद्भवन जो है ये आप रीजनरेशन के बारे में जानते होंगे कि जो छिपकली होता है, ठीक है, छिपकली जो होता है वो क्या करता है कि जब उसका कोई भी बॉडी पार्ट जैसे पैर हो गया, पूंछ हो गया, अगर जब कट जाता है तो क्या करता है, ये रीजनरेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, फिर से एक नया मतलब की बॉडी बना लेता है। ठीक है, उसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, जो मनुष्य में नहीं होती है। मनुष्य के जैसे मान लीजिए मेरा हाथ कट गया तो ये हाथ दोबारा उसका हाथ का ये जो अंगुली है ये सब नहीं आ सकता है, लेकिन क्या है छिपकली में ये सारी प्रक्रिया होती है। ठीक है, छिपकली में क्या होती है, अगर मान लीजिए एक छिपकली है, यहां से मान लीजिए एक छिपकली हम बना रहे हैं। ठीक है, ये छिपकली है। ठीक है, ये छिपकली है, तो अगर मान लीजिए इस छिपकली का ये वाला भाग अगर कट जाता है तो कटने के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या है उसका फिर जैसा उसका पैर था डिट्टो वैसा ही क्या होता है कि फिर से आ जाता है। ठीक है, और ये छिपकली में पाई जाती है, लेकिन बहुत सारे जीव में क्या होती है, ये रीजनरेशन की प्रक्रिया द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। क्लियर। आगे हम लोग आते हैं कायिक जनन। कायिक जनन मुख्यतः यहाँ पे क्या है कि पेड़ पौधा में पाए जाने वाले जनन है। ठीक है, कायिक जनन, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पौधे को लगाते हैं तो विभिन्न प्रक्रिया द्वारा लगाते हैं। एक बीज के द्वारा लगाते हैं, फिर जड़ के द्वारा लगाते हैं, टहनी के द्वारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, पत्ती के द्वारा भी पौधा लगता है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, कायिक जनन। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ईख लगाते हैं तो ईख को क्या करते हैं, ईख का जो बीच वाला भाग होता है उसको काट के हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जैसे केला हो गया तो केला को हम लोग क्या करते हैं, उसका जड़ लगता है, जैसे हम लोग केला क्या करते हैं जड़ लगता है और बीज भी उसका लगता है। ठीक है, उसके बाद जैसे बांस हमको लगाना है तो बांस का क्या लगता है, बांस का क्या होता है उसका थल्ला मतलब कि उसका छोटा जो भाग होता है उसको
निकालते हैं और फिर नई जगह पे जाके डाल देते हैं, लगा देते हैं। क्लियर हो रहा है ना? ये सब क्या है, इसमें इसी से पढ़ना है कायिक जनन के अंतर्गत क्या करना है कि पेड़ पौधा में किस प्रकार से जनन होती है, ठीक है। और सिर्फ जनन की बात नहीं, पेड़ पौधा में किस प्रकार से एक नए पौधे के रूप में उभर कर, जो जैसे कि मान लीजिए आप लोग देखते होंगे ये जो हम लोग पौधे लाते हैं कलम से, कलम समझ में, नर्सरी जिसको समझ लीजिए, नर्सरी से जो हम लोग पौधा लाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कायिक जनन के द्वारा एक अच्छे वैरायटी का पौधा उगाया जाता है। एक कायिक जनन के द्वारा पौधे का जनन नहीं बल्कि एक अच्छे किस्म का, ठीक है, एक अच्छे किस्म का क्या है कि पौधे का भी उत्पन्न होती है। क्लियर हो रहा? तो हमारा पहला क्या था, विखंडन, दूसरा क्या है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु निर्माण, और चौथा हमारा है खंडन। विखंडन और खंडन दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद पुनः उद्भवन, जिसको हम इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं, और लास्ट में हमारा है कायिक जनन, जो क्या है पेड़ पौधा में होने वाले जनन है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है विखंडन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा पहले हम क्या पढ़े, देखिए यहां पे हम लोग अभी क्या क्या पढ़ लिए हैं। पहला पढ़े जीवन काल या फिर जीवन अवधि बोल लीजिए। दूसरा हम पढ़े प्रजनन, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े, प्रजनन के प्रकार का प्रकार, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं प्रजनन के प्रकार के बाद हम पढ़ रहे हैं पहला हमारा है विखंडन। प्रजनन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार है। कौन कौन है, एक है मुकुलन, दूसरा सॉरी कितने प्रकार है, दो प्रकार, एक है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा है लैंगिक प्रजनन, ठीक है। इसमें से पहला हम पढ़े अभी अलैंगिक प्रजनन। क्या पढ़े, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। अलैंगिक प्रजनन में क्या पढ़े कि दो पेरेंट्स, दो जीव या दो जनक के मिले हुए या फिर दो जनन कोशिका के मिले बिना ही एक नए जीव की उत्पत्ति होगी, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलेंगे, अलैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो जीव की उत्पत्ति होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। और ये क्या है, अपने माता पिता जैसे क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि आनुवांशिक रूप से और संरचना के दृष्टि से देखा जाए तो दोनों क्या है, आपस में समान है। क्लियर? इसमें से पहला हमारा है विखंडन। क्या है, विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं, तो देखिए विखंडन अलैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। कैसे, तो उसमें क्या करता है, कोई जीव अपने शरीर को दो भाग में तोड़ता है। कोई जीव अपने शरीर को जब दो भाग में तोड़ेगा और नए जीव की उत्पत्ति करेगा तो उसे हम बोलेंगे विखंडन। क्या बोलेंगे, विखंडन। क्लियर हो रहा है? उसे हम क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे। यही प्रकार यहाँ देखिए, जिसमें जीव साधारणतः विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में जब तोड़ती है, समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में जब तोड़ती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे। विखंडन कितने प्रकार के हैं, विखंडन दो प्रकार के। विखंडन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये विभिन्न प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। विखंडन की जो प्रक्रिया है ये विभिन्न प्रकार के जीवों में पाई जाती है, जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामेसियम हो गया, ठीक है। ये विखंडन प्रक्रिया के द्वारा ही अपने शरीर को दो भाग में बांट के ही नए जीव को उत्पत्ति करते हैं। विखंडन प्रक्रिया द्वारा अपने जीव को उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, विखंडन के दो प्रकार। जब कोई जीव अपने शरीर को दो भाग में तोड़ेगा तो उसे कहेंगे द्विविखंडन। अगर कोई जीव अपने भाग को दो से अधिक भाग में तोड़ेगा, दो से अधिक भाग का मतलब तीन भाग, चार भाग, जो भी भाग हो, इससे ज्यादा भाग में अगर तोड़ता है तो उसे बोलेंगे बहुविखंडन। क्या बोलेंगे, बहुविखंडन। सबसे स्पष्ट हो रहा हुआ कि द्विविखंडन और बहुविखंडन। क्लियर? तो यहाँ पे है द्विविखंडन और बहुविखंडन। विखंडन किसे कहते हैं, समझ में आ गया? जब कोई जीव अपने शरीर को समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, दो भाग में तोड़ेगा, दो भाग में विभाजित करेगा तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दो भाग में तोड़ेगा तो उसे बोलेंगे विखंडन। दो भाग में या अनेक भाग में तोड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे, विखंडन। विखंडन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, बहुविखंड, द्विविखंडन और बहुविखंडन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा
द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। द्विविखंडन मतलब बाइनरी फ्यूजन। इसका क्या मतलब समझिए, जब कोई जीव केवल दो खंडों में विभाजित होती है समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हो समझिएगा। समसूत्री विभाजन द्वारा जब कोई जीव अपने शरीर को दो भाग में तोड़ती है, दो भाग में बांटती है, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्विविभाजन, द्विखंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? द्विखंडन बोलेंगे। क्लियर है? उसे क्या बोलेंगे? द्विखंडन बोलेंगे। अब ये द्विखंडन की प्रक्रिया किस किस जीव में होती है? होती तो बहुत सारे जीव में है, लेकिन कुछ जीव के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, पहला हमारा है अमीबा। क्या है? अमीबा। अमीबा में क्या होता है कि द्विविखंडन होता है और बहुविखंडन भी होता है। वो क्या है, अपने जीवों के शरीर में अलग अलग दो से ज्यादा भाग में भी तोड़ सकता है, ठीक है। तो अमीबा में जो है द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया अमीबा में अलैंगिक प्रजनन द्वारा द्विविखंडन द्वारा होता है, यानी कि अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन के द्वारा होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बहुविखंडन। क्या है? बहुविखंडन। बहुविखंडन किसे कहते हैं? दो विखंडन में दो टूटेगा, बहुविखंडन में बहुत सारा टूटेगा, दो से अधिक टूटेगा, बस हो गया बहुविखंडन, ठीक है। और कुछ नहीं है, सारा प्रक्रिया दो विखंडन में जो होती है वही प्रक्रिया बहुविखंडन में होगी। लेकिन वहां पे क्या होगा कि वहां पे दो जीव का निर्माण होगा और यहाँ पे दो से अधिक, तीन चार जो भी होगा वो जीव का निर्माण होगा। देखिए, जब कोई जीव अपने अनेक बार विभाजन करता है और जिसके फलस्वरूप एक बार में अनेक संतान की उत्पत्ति करते हैं, अनेक अपने बाल बच्चे जो कह सकते हैं आप, ठीक है, पुत्र पुत्रियां जो भी है, उसके उससे जो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा अपने बच्चे का जब जन्म देंगे तो उसे क्या कहेंगे? बहुविखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुविखंडन कहेंगे। चलिए, जैसे कि ये किस में होता है? प्लाज्मोडियम जो है अमीबा, इससे पहले आपको बताया कि अमीबा में जो है विखंडन, द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन भी होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में भी होता है और अमीबा में भी क्या है, ये बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। आगे हमारा है मुक्लन, ठीक है। देखिए, ये शब्द आप सुने होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे मुक्लन के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है मुक्लन के बारे में, हाइड्रा के बारे में, ठीक है। वहां नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा? मुक्लन, ठीक है। देखिए क्या है मुक्लन, देखिए समझाते हैं पहले मुक्लन है क्या। मुक्लन जो है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इसमें होता क्या है कि एक जीव अपने शरीर से एक उभार उत्पन्न करता है। उभार कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उभार मतलब कैसे समझाए आपको, लोला टाइप का समझ रहा है ये? देखिए ऐसे लोला टाइप का नहीं समझिएगा आप लोग। देखिए, ये पहले नॉर्मल था, इसमें थोड़ा सा हल्का उभार आया। उभार आया ना, जैसे कि हम लोग का कुछ काट लेता था तो उभार ऊपर फूल जाता है, उभार उत्पन्न हो जाता है। जस्ट पहले एक उभार उत्पन्न होता है, ये उभार धीरे धीरे बढ़ता है। उभार क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। और जब ये उभार धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ता है, ठीक है, जब उभार क्या धीरे धीरे बढ़ता है तो बढ़ने के बाद, ठीक है, और ये उभार को क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। इस उभार को मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुल। और आगे चल के जो उभार निकला है ये क्या है? इससे अलग हो जाता है, इस पौधा से क्या होता है? अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद एक स्वतंत्र रूप में क्या करता है? जीवन यापन करता है। तो यह प्रक्रिया भी क्या है? एक प्रजनन की प्रक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है? एक नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि एक जीव है जो अपने अंदर एक उभार उत्पन्न करता है, वो उभार आगे चल के अलग होता है और अलग होने के बाद फिर से वो नया जीव अपने रूप में एक स्वतंत्र रूप में जीवन यापन करती है। तो ये क्या है? एक प्रजनन की प्रक्रिया हुई ना। प्रजनन वास्तव में है क्या? प्रजनन वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो। क्लियर है ना? कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जो नए जीव की उत्पत्ति होगा वो क्या कहलाएगा? प्रजनन कहलाएगा, ठीक है। तो प्रजनन का भी एक क्या है यहाँ पे प्रकार है जो मुकुलन कहलाती है। अब देखो, तो यहाँ पे क्या है कि जो उभार उत्पन्न होती है उसे मुकुल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और इस सारी प्रक्रिया
जिसके द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति हुई उसे मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मुकुल और मुकुलन में अंतर है। मुकुल एक अंग हुआ, मुकुल एक क्या हुआ? अंग हुआ उस जीव का। तो मुकुलन क्या है कि उसको अलग होने की जो प्रक्रिया है उसे मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। चलो बढ़िया, समझ में आ गया होगा। वही बात यहाँ पे कही गई है, कलिका या कलिका बोलिए या फिर मुकुल बोल लीजिए, बात सेम ही है, ठीक है। तथा इसके बनने की क्रिया को, इसकी बनने की क्रिया को क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मुकुलन का भी दो प्रकार है, ठीक है। मुकुलन का भी कितना प्रकार है? दो प्रकार है। कौन कौन प्रकार? देखिए, एक है अंतरजात मुकुलन, एक है बहिर्जात मुकुलन। जैसे कि बता दें आपको कि जो उभार आपको बताए मुकुल, ये शरीर के अंदर भी निकल सकता है और शरीर के बाहर भी निकल सकता है। जब शरीर के बाहर निकलेगा, जब शरीर क्या होगा? बाहर निकलेगा, तो क्या कहलाएगा? बहिर्जात मुकुलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहिर्जात मुकुलन कहलाएगा। और जब शरीर के अंदर निकलेगा, शरीर के अंदर निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे? अंतरजात मुकुलन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरजात मुकुलन कहेंगे। देखिए, बहिर्जात मुकुलन और अंतरजात मुकुलन, इस प्रक्रिया में क्या होता है? कोई जीव अंतरजात मुकुलन में क्या, बहिर्जात मुकुलन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक जीव है, ठीक है, एक जीव है, ये अपने शरीर क्या कर रहा है कि बाहरी भाग क्या कर रहा है? मुकुल के रूप में निकाल रहा है। और आगे चल के स्वतंत्र रूप से क्या करेगा? एक नए जीव के रूप में क्या करेगा? अपना जीवन जिएगा, ठीक है, अपना जीवन जिएगा। तो ये क्या कहलाया? बहिर्जात मुकुलन। चूंकि क्या है, इसके शरीर के बाहर भाग से क्या हुआ है? मुकुल का उत्पत्ति हुई है। इसके शरीर के बाहर भाग से मुकुल की उत्पत्ति हुई, तो क्या कहलाएगा? बहिर्जात मुकुलन। अंतर्जात मुकुलन में क्या होगा कि प्रक्रिया सेम होगी, लेकिन उसके शरीर के अंदर निकलेगा। शरीर के बाहर निकलेगा, कहां निकलेगा? शरीर का अंदर निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि जो एक जीव है, सपोर्ट मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि इसके शरीर के अंदर एक उभार उत्पन्न हो रहा है, शरीर के अंदर उभार उत्पन्न हो रहा है। और आगे चल के क्या करेगा? फिर से वो अपना स्वतंत्र रूप में क्या करेगा? जीवन को यापन करेगा। तो क्या कहलाएगा? ये बहिर्जात मुकुलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहिर्जात मुकुलन। क्लियर हो रहा है? दोबारा हम रिपीट करें, ध्यान सुनिए। मुकुलन किसे कहेंगे? तो कोई जीव का शरीर में जो एक उभार उत्पन्न होता है उसे मुकुल कहेंगे। और उसके द्वारा जो मुकुल आगे चलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करेगी, एक नए जीव के रूप में जीवित मतलब अपना जीवन यापन करेगा, यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। मुकुलन दो प्रकार की होती है, अंतरजात मुकुलन, बहिर्जात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन, अंतरजात मुकुलन, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। बहिर्जात मुकुलन में क्या होता है? मुकुल जो होता है वो शरीर के बाहर निकलती है, शरीर के बाहर निकलती है। जबकि अंतर्जात मुकुलन में क्या होता है? शरीर के अंदर निकलती है। तो क्या है कि अंतर्जात मुकुलन और बहिर्जात मुकुलन, ठीक है ना। अंतर्जात मुकुलन समझ में आ गया, बहिर्जात मुकुलन समझ में आ गया, किसे कहते हैं? कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात कही गई है जो आपको समझाए हैं हम अभी। बहिर्जात मुकुलन में कलिकाएं, कलिकाएं का मतलब मुकुल, कलिकाएं का मतलब बाबू मुकुल शरीर के बाहर उत्पन्न होती है। शरीर क्या होती है? बाहर उत्पन्न होती है, ठीक है। और अंतर्जात में शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो हाइड्रा, ईस्ट, ये सब में क्या है कि बहिर्जात मुकुलन होती है। क्या होती है? बहिर्जात मुकुलन होती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतरजात मुकुलन, जस्ट उसका पॉइंट अंतरजात मुकुलन। इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? अंतरजात मुकुलन में कलिकाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होगी। क्लियर है? वही बात है जो आपको हम बताए कि अंतरजात मुकुलन में क्या होगा? कलिकाएं शरीर के अंदर उत्पन्न होगी, ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे? अंतरजात मुकुलन। क्या बोलेंगे? अंतरजात मुकुलन, ठीक है। ये किसमें होती है? तो स्पंजिला, जैसे कि आप जानते हो समुद्री जीव है, ठीक है, स्पंजिला, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बहिर्जात मुकुलन होती है। क्या होती है? बहिर्जात, यानी कि उसका शरीर जो है, शरीर का जो कलिकाएं हैं वो शरीर का अंदर निकलते हैं, अंतरजात मुकुलन होता है। क्या होता है? अंतरजात मुकुलन होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बीजाणु निर्माण, ठीक है, बीजाणु निर्माण। देखिए इसमें क्या होता है
वह प्रक्रिया जिसमें जीव प्रकृति परिस्थिति में मोटे दीवार वाले सुरक्षित जीवाणु का निर्माण करते हैं और ये बीजाणु बीजाणु का निर्माण करते हैं बीजाणु का निर्माण करते हैं और ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति मिलने पर एक नए जीवों में विकसित हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि एक नए जीव के लिए, एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए क्या करते हैं कि बीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, बीज को सुरक्षित करने के लिए बाहर सा एक क्या होता है कि मोटी परतदार क्या होती है, कवच बना देती है, ठीक है, ताकि क्या हो कि वो उसके जो अंदर जो बीज है वो नष्ट ना हो, वो क्या हो, नष्ट ना हो। उसके बाद यहाँ पे एक शब्द आया है प्रतिकूल परिस्थिति, ठीक है, और अनुकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति कहने का मतलब है कि उसे लगता है कि अगर अभी क्या है कि हम अपने बीज को निर्माण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा कि मेरा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि प्रतिकूल परिस्थिति जो उसके लिए उस समय का जो मौसम है वो सही नहीं लग रहा है, ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, हो सकता है कि उस स्थिति में वो मर भी जाए पौधा, ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है कि परिस्थिति में मोटी दीवार वाले सुरक्षित बीजाणु का निर्माण करते हैं, जिसकी बाहरी परत क्या होती है, एकदम मोटी होती है, निर्माण करती है। और ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल कहने का मतलब जो उसे अनुकूल कहने का मतलब है उसे जब पानी मिले, हवा मिले, ठीक है, सॉइल मिट्टी का जब सही रूप से मिले तो क्या करता है कि ये विकसित होकर एक नए जीव के रूप में सामने आते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्या है, बीजाणु निर्माण में क्या करता है, कोई जीव बीज के द्वारा, किसके द्वारा, बीज के द्वारा अब एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, बीजाणु निर्माण। क्या बोलेंगे? बीजाणु निर्माण, ठीक है। और उससे पहले आपको बता दें ये बीजाणु निर्माण में क्या होता है, बीज बनता तो है लेकिन इसके चारों तरफ क्या होता है, एक आवरण रहता है, कठोर आवरण रहता है, जो क्या करता है उस स्थिति की, कौन स्थिति, और प्रतिकूल स्थिति से उसे बचाने के लिए सहायक होती है। प्रतिकूल स्थिति में क्या करता है, उसको बचाती है। जब अनुकूल स्थिति आती है उसके अकॉर्डिंग तो टूट के, ठीक है, वो बीज क्या है, बिखर जाता है और पूर्ण रूप से नए जीव की उत्पत्ति करती है। क्लियर? आगे देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग विखंडन पढ़े थे, देखो वहां पे जो है आपको पढ़ाए थे, बताए थे, विखंडन और खंडन। देखिए यहाँ बताए थे ना आपको, तो वही शब्द यहाँ पे खंडन की जगह विखंडन आ गया, तो बात सेम ही है, थोड़ा देख लीजिएगा। ये विखंडन जो है, ठीक है, विखंडन जो है ये क्या है, मतलब खंडन जो है इसको वहां पे विखंडन लिख दिया गया है, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। चलिए विखंडन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ये होता क्या है। देखिए खंडन और विखंडन क्या है, दोनों थोड़ा सा अंतर का, थोड़ा सा, ठीक है, समझिए। यहाँ पे विखंडन में क्या है कि वहां पे जीव जीवित रहती है, दो भाग में टूटी जीवित रह सकती है, ठीक है। लेकिन खंडन में थोड़ा यहाँ से अलग होता है। देखो क्या होता है, और लैंगिक बंधन की वह भी जिसमें मृत जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है और जीव से टूटे हुए खंड नए जीव के रूप में विकसित होते हैं। कहने का मतलब है कि जब क्या है कोई जीव मर जाती है, ठीक है, कोई जीव क्या होती है, मर जाती है, तो उसका शरीर जो है दो या दो से अधिक या जितना भाग में टूटना हो, दो भाग में टूट जाती है। और टूटने के बाद फिर से क्या है कि एक नए जीव के रूप में क्या होती है, नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाती है। ये क्या कहलाती है, खंडन कहलाती है। तो विखंडन और खंडन समझ में आ गया। विखंडन में क्या है, जीवित जीव जो है अपने शरीर को तोड़ के भाग में बांटती है। जीवित जीव कहने का मतलब है कि वो जीवित है तब जाके अपने शरीर को दो भाग में बांटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि जीव जो है मृत्यु को प्राप्त कर चुका है और मृत्यु प्राप्त करने के बाद दो भाग में टूट गया और दोनों भाग आगे चल के स्वतंत्र रूप में क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है खंडन। क्या कहलाती है,
खंडन कहलाती है। ठीक है, इसको इसका एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि खंडन किस में पाया जाता है। ऐसे ऑप्शन में खंडन और विखंडन में थोड़ा रहेगा, था आप वहां सटीकता से मारिएगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि हम लोग विखंडन में हम लोग पढ़े हैं अमीबा, ठीक है, लेकिन खंडन में जो है यहाँ थोड़ा अलग है। खंडन जो है स्पायरोगायरा में होता है। ठीक है, स्पायरोगायरा में जो है खंडन की प्रक्रिया होती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ऑब्जेक्टिव मारिएगा। ठीक है, तो स्पायरोगायरा में क्या होती है, विखंडन की प्रक्रिया होती है, जिसमें मृत जीव अपने शरीर को, जब जीव मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं तो उसका शरीर दो भाग में टूट जाती है और टूटने के बाद एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, तब उसे बोलते हैं हम लोग खंडन। क्या बोलते हैं, खंडन। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पुनः उद्भवन, ठीक है, या उसको बोल लीजिए रीजनरेशन। क्या बोलिए, रीजनरेशन या पुनर्उद्भवन। इसमें क्या होता है, देखिए, इससे पहले हम बात किए थे एक छिपकली के बारे में, जो छिपकली का कोई भी अंग कटने के बाद क्या होता है, फिर से रीजनरेशन की प्रक्रिया के द्वारा उसका अंग आ जाता है। ठीक है, यहाँ भी ये जीव क्या करता है कि अपने नए जीव की उत्पत्ति के लिए क्या करता है कि रीजनरेशन की प्रक्रिया करती है और नए जीव की उत्पत्ति करती है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे है अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के यदि कोई अंग छोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो इसका प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में निर्माण हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि एक जीव है, ठीक है, एक जीव है और ये जीव का जो है, मान लीजिए ये वाला भाग अगर हम काट दिए, ये वाला भाग क्या कर दिए, काट दिए, तो काटने के बाद क्या होगा कि ये वाला भाग जो है जिस प्रकार से इसका पूरा बॉडी है यहाँ पे, उसी प्रकार से एक नया जीव बना लेगा। समझा रहा बात को। जैसे मान लीजिए सब हम मानते हैं अगर हम में क्या होगा कि अगर रीजनरेशन की प्रक्रिया होती, ठीक है, जिससे नए जीव की उत्पत्ति करना, तो हम क्या करते हैं अपने इस हाथ को काट के छोड़ देते। इससे क्या होता कि हमारे जैसा एक व्यक्ति नया जीवित हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होता, रीजनरेशन की प्रक्रिया होती। वही बात कही गई है कि अगर किसी जीव को शरीर को कोई छोटा छोटा अंग में काट दिया जाए, वो सारा अंग जो है, वो छोटा छोटा जो अंग सारा है, वो क्या है, एक नए जीव के रूप में जीवित हो जाएगा। तो नए जीव के रूप में स्वतंत्र रूप में जीवित रहेगा प्रकृति में, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पुनर्उद्भवन या रीजनरेशन। क्लियर हो रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए स्पॉन्ज या हाइड्रा, स्पॉन्ज या हाइड्रा में क्या होता है, रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और स्पॉन्ज या हाइड्रा में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। कुछ कुछ जीव में जो छिपकली वगैरह उसमें भी होती है ना, उसका अंग डेवलप होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम काट के 4-5 भाग में फाड़ देंगे तो मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, तब उसमें पूरे बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये सब मत कीजिएगा कि छिपकली को हम लोग क्या करेंगे 4-5 भाग में काट देंगे और काटने के बाद देखेंगे ये फिर से एकदम 5-7 जीव बन जाएगा, नहीं, उसमें नहीं होता है। ठीक है, उसका अंग जो है, उसका अंग रीजनरेशन, जैसे कि हम लोग देखिएगा कभी कभी छिपकली क्या होता है कि जब दो छिपकली आपस में लड़ती है, ठीक है, जब आपस में लड़ाई करते हैं तो क्या है कि कभी कभी उसका पूंछ जो है टूट जाता है। पूंछ क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि उसका पूंछ बहुत नाजुक होता है। ठीक है, तो पूंछ टूटने के बाद कुछ समय के बाद फिर से पूंछ उसका आ जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या होती है, रीजनरेशन की प्रक्रिया द्वारा ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कहा गया, देखिए कुछ अन्य जंतु में शरीर का भाग क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्उद्भवन द्वारा पुनः विकसित हो जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ, छिपकली की पूंछ, यानी छिपकली का जो पूंछ है वो क्या है, तो उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो उससे पुनः दोबारा क्या होगा, उसमें पूंछ आ सकती है, आती है, आ सकती है, क्या आती ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायिक जनन, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे कि ये कायिक जनन क्या होती है, इसके द्वारा जीवों में किस प्रकार से प्रजनन होती है। ठीक है, कायिक जनन में हम लोग देखे कि इसमें क्या है कि प्रजनन की प्रक्रिया जो है पेड़ पौधा में होती है। किस में होती है, पेड़ पौधा में होती है। और किस भाग से, देखो, कायिक जनन और लैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें पौधे का पुष्प को छोड़कर, पौधे में ऐसे मान लीजिए ये एक पुष्प है, ये पुष्प को छोड़कर सभी प्रकार के जीवों के द्वारा, जैसे टहनी हो गया, डार हो गया, इसके द्वारा क्या है, एक नए जीव की जब उत्पत्ति होगा एक, तो क्या कहलाएगा, उसे कहेंगे कायिक प्रजनन। क्या कहेंगे, कायिक प्रजनन। ठीक है, और कायिक प्रजनन में क्या है, ये प्राकृतिक रूप से भी होता है और क्या है,
कि इसे आर्टिफिशियल भी होता है, ठीक है। ये कायिक प्रजनन है, दो प्रकार से होती है, प्राकृतिक विधि होती है और मानव निर्मित विधि होती है। प्राकृतिक विधि में क्या होता है, कोई जीव जो है अपने शरीर को क्या, जैसे कि यहाँ पे पौधा क्या करता है कि अपने, जैसे कि यहाँ पे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, कलिकाएं हो गई, ठीक है, इत्यादि भाग से क्या करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, केवल पुष्प को छोड़कर। किसको छोड़कर, पुष्प को छोड़कर। यहाँ पे क्या है कि पुष्प को छोड़कर सभी प्रकार के जो भाग है इसके द्वारा क्या होते हैं, जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आगे बताया गया, देखिए ध्यान से, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पौधों को कायिक जनन के द्वारा किसानों और मालियों के द्वारा तरह तरह की तकनीकों द्वारा विकसित की जाती है। जैसे कह लीजिए कि विभिन्न प्रकार के फसल जो है, विभिन्न प्रकार के जो बीज आते हैं, वो क्या है कि अच्छे किस्म को बनाने के लिए, अच्छे किस्म के पौधा को पैदावार लाने के लिए क्या है, इस प्रक्रिया को अपनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कलम से जो पौधा लाते हैं, जो नर्सरी होता है, नर्सरी जो पौधा लाते हैं, वहां पे क्या है कि उच्च कोटि के पौधों को क्या किया जाता है, संकरण कराकर एक नए उच्च कोटि के पौधों को प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका बहुत सारा प्रकार है, ठीक है, इसको एक बार अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे। इसका जो है बहुत सारा प्रकार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है इसका बहुत सारा प्रकार है, ठीक है। एक एक करके सारा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चार्ट में हम बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा। आगे हमारा देखिए, कायिक प्रजनन को दो भाग में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। कायिक प्रजनन को दो भाग में बांटा गया है। कायिक प्रजनन को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित, ठीक है, दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक विधि और मानव निर्मित विधि। प्राकृतिक विधि में पौधा क्या है कि खुद से क्या करता है, एक नए प्रक्रिया के द्वारा एक नए पौधे को जन्म देते हैं, जबकि मानव निर्मित में क्या होता है कि मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा एक नए पौधे का उत्पन्न की जाती है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो है प्राकृतिक विधि में क्या है, प्राकृतिक रूप से वर्गीकरण की निम्नलिखित विधियां होती है, ठीक है, बहुत सारा विधियां होती है। पहला विधि जो है जरा के द्वारा, बाय रूट्स, ठीक है, जरा के द्वारा, जड़ के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या देखिए, कुछ जड़ों में अस्थियाएं, कलिकाएं, कलिकाएं मतलब जो आपको हम बताए थे मुकुल, ठीक है, कलिकाएं को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जो विकसित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे शकरकंद, शकरकंद कहने का मतलब जो है आप सरस्वती पूजा में देखते होंगे जो वो आता है, ठीक है, शकरकंद, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जड़ के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। परवल देखते होंगे, परवल में क्या होता है, परवल का डांट रोपा जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डांट में क्या होता है, उसमें एक जड़ निकलता है और आगे चल के विकसित होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, और शीशम एक जैसा का पौधा है, इसमें भी क्या होता है कि जड़ के द्वारा क्या होता है कि नए पौधा का उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो है प्राकृतिक विधि है। कैसी विधि है, प्राकृतिक विधि है। और प्राकृतिक विधि में जो पहला हमारा आया वो जड़ों के द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा, यानी कि जड़ के द्वारा एक नए पौधे का उत्पत्ति होती है। क्लियर है। आगे है हमारा तना के द्वारा, बाय स्टीम। किसके द्वारा, तना के द्वारा, ठीक है। तना के द्वारा क्या होता है कि नए पौधे का जन्म किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि यह वर्धी प्रजनन की एक विधि है। वर्धी प्रजनन क्या है, एक विधि है। इसमें क्या होता है, जिसमें पौधे का रूपांतरित तना विकसित होकर नए रूप में प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा नए रूप में जन्म लेते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि तना के द्वारा नए पौधे का जो जन्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तना, इसे तना द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधे बोलेंगे। क्लियर है। इसका निम्नलिखित प्रकार होता है, इसका बहुत सारा प्रकार होता है। जैसे देखो यहाँ पे भूमिगत, अर्ध वायुमंडलीय और वायुमंडलीय तना द्वारा। कहने का मतलब है कि तना को हम लोग क्या करेंगे, जब भूमि में लगाएंगे, भूमि के अंदर डालेंगे, ठीक है, तब जाए क्या होगा कि नए पौधे का निर्माण होगा, तो भूमिगत पौधा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भूमिगत पौधा कहलाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ तो क्या कहलाता है, भूमिगत तना द्वारा, ठीक है। अब देखिए आगे कहा गया है भूमिगत में क्या होता है, सभी प्रकार की भूमिगत तना रचनाएं, कायिकाएं प्रजनन में भाग ले सकते हैं। कुछ भूमिगत तना
संरचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कि प्रकंद हो गया, ये भूमिगत पौधा के रूप में भाग लेते हैं। आगे है घनकंद, कंद और अगला शकरकंद। ठीक है, ये सब क्या होते हैं कि भूमि के अंदर जाकर क्या करते हैं, एक नए पौधे के रूप में, उभार के रूप में, नए पौधे के रूप में सामने आते हैं। बात समझ में आ रहा है? तना के द्वारा क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्धी प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें क्या है कि तना के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, तना के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तब उसे बोलेंगे हम लोग वर्धी प्रजनन। और इसका कौन प्रकार, तना के द्वारा। क्लियर? इसका भी 3 टाइप्स यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिए। आगे है हमारा प्रकंद। पहला जो हमारा था ये था भूमिगत तना। ठीक है, तो भूमिगत तना के रूप में देख लीजिए, ये पौधा क्या भूमि के अंदर जाकर क्या करेगा, नए पौधे के रूप में जन्म देगा। ठीक है, आगे हमारा है प्रकंद। ठीक है, ये प्रकंद किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, देखिए। वैसा जमीन जिसमें कुछ पौधे जो प्रतिकूल परिस्थिति में भूमि के अंदर रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब क्या होता है कि बहुत सारे पौधे जो ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कुछ उसका जो भाग होता है वो भूमि के अंदर दब के ही रह जाते हैं। किस स्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक है, भूमि के अंदर दब के रह जाते हैं। ठीक है, और अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल मतलब जब उसे पानी, हवा और सही रूप से उसके अनुसार अगर वातावरण जब बन जाता है, उसके अनुसार जब क्या होता है, वातावरण जब बनता है, तो क्या करता है कि अपनी कलिकाओं द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। बात समझिए, यहाँ पे क्या है कि पहले क्या होता है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भूमि के अंदर वो दब जाता है। भूमि के अंदर क्या होता है, दब जाता है। और दबने के बाद क्या होता है, भूमि के अंदर दबने के बाद जब उसके अनुसार वातावरण आती है, जब उसके अनुसार परिस्थिति आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुकूल परिस्थिति, यानी उसके अनुसार हवा पानी जब मिलता है, तो क्या करता है, अपनी कलिकाएं के द्वारा क्या होती है, एक नए पौधे के रूप में सामने आती है। ठीक है, यानी कि नए पौधे के रूप में नए पौधे को जन्म दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, प्रकंद कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकंद कहलाती है। ठीक है, जैसे केला में, केला का जो जड़ होता है, अगर उसे कुछ छोटा सा जड़ जो है अगर उसके अंदर है, मिट्टी के अंदर दब गया है, तो सही समय आने पर क्या होगा, जब उसके अनुसार अगर वातावरण जब चेंज होगा, तब क्या होगा, फिर से एक नया पौधा के रूप में सामने बाहर आएगा। बात समझ रहे हैं, आ रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद है अदरक। अदरक जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको निकालते हैं, लेकिन एक आध दो अगर मान लो कि उसमें रह गया, अदरक क्या हुआ, एक आध दो उसमें रह गया, तो रहने के बाद क्या होगा, जब उससे अनुसार मौसम जब आएगी तो फिर से अदरक उसमें से निकलेगा। ठीक है, और अभी आप लोग देखे भी होंगे कभी ना कभी ये घटना। आगे है हल्दी। अदरक और हल्दी दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, अदरक और हल्दी क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, हल्दी में भी यही होती है। ठीक है, कि हल्दी और अदरक देखने में थोड़ा सा मतलब वो उजला होता है, ये थोड़ा हल्का लाल होता है, लेकिन उसका साइज देखिएगा तो लगभग हल्का सा समान ही होता है। ठीक है, हल्दी में भी क्या होता है कि उसका जो अगर जड़ है, छोटा सा कोई जड़ है जो भूमि में दब गया है, भूमि के अंदर दब गया है, ठीक है, तो सही समय आने पर क्या करता है, एक नए पौधे के रूप में क्या करता है, निकल के बाहर आता है, नए पौधे के रूप में। ठीक है, आगे है कमल। कमल का भी अगर मान लो कि तना जो है उसका छोटा सा भाग कमल का अगर मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, तो सही समय आने पर, उसके अपने अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या करेगा कि फिर से क्या होगा, बाहर निकलता है। क्लियर? आगे है देखिए जलकुंभी। जलकुंभी आप लोग जानते होंगे, जल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आप लोग कभी ना कभी जलकुंभी को देखे होंगे, जो बहुत नदी के किनारे रहता है। ठीक है, वो बहुत कम समय बहुत ज्यादा अपने जनसंख्या में वृद्धि कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रकंद से लगभग, यानी कि जलकुंभी में जो नए जीव की उत्पत्ति होती है प्रकंद के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, प्रकंद के द्वारा। प्रकंद में क्या होता है, लगभग ये जलकुंभी क्या करता है, लगभग 8 मंथ के अंदर, 8 महीना के अंदर 65,000, ठीक है, 65,000, कितना, 65,000 से अधिक पौधे का उत्पन्न कर देता है। ये जो जलकुंभी है, ये 8 महीना के अंदर 65,000 से अधिक क्या करता है, जलकुंभी का उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये प्रकंद के द्वारा। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया है। ठीक है, बंगाल क्या कहा गया है, आतंक कहा गया है, क्योंकि वहां पे क्या करता है कि ये बहुत कम समय में अपने जनसंख्या में इतना वृद्धि कर लेता है, इतना वृद्धि कर लेता है कि वहां के जो जिस जगह में वृद्धि करता है
वहां के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं, मछलियां वगैरह होती है, उसके ऑक्सीजन को लेवल को घटा देता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के जो लेवल होता है उसको क्या करता है, घटा देता है। जिस वजह से क्या होता है, उसे आतंक कहा गया। क्या कहा गया, आतंक कहा गया। सारा ऑक्सीजन खुद ही ले लेता है, ठीक है ना। उसके अंदर रहने वाला जीव जो होता है उसको क्या करता है कि उसको लिए जो ऑक्सीजन बचता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हमारा है घनकंद, ठीक है। ये क्या होती है, इसके द्वारा कैसे नए जीव की उत्पत्ति होती है, देखिए इसमें क्या होती है, यह अशाखित भूमिगत तना होता है। यानी क्या होता है कि ये जो होता है अशाखित, ठीक है, भूमिगत तना जो सीधा जाता है, ठीक है। तना जो होता है जो भूमि के अंदर उदर दिशा में, ठीक है, यानी सीधी दिशा में वृद्धि करती है, जिसमें नए पौधे को जन्म देती है, इसे अरबी, जैसे क्या, अरबी। ये क्या होता है कि मान लीजिए हम क्या किए कि अरबी का कुछ पौधा लिए और उसको लगा दिए, लगाने के बाद क्या होगा कि उसके जो लगाए हैं, जो अरबी है उसको लगाए, उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो ये घनकंद है ये क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा, यानी कि जमीन के सीधा जाएगा और वहां से क्या होगा, फिर से एक नए पौधा के रूप में उभार के बाहर लाएगा। क्या करेगा, उभार के बाहर लाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे कि अरबी, ठीक है, जमीकंद, ठीक है, क्रोकस, ये सब क्या है कि ये इसी का प्रकार है, ठीक है। अरबी का जो है देखते हैं कि पत्ता का भी सब्जी, मतलब पत्ता का भी सब्जी बनाया जाता है, पत्ता को भी आदमी खाता है उसका, ठीक है। और उसके अंदर का जो भाग होता है सब्जी बनता है, उजला टाइप का होता है, और उसका जो भाग देखे होंगे आप लोग, थोड़ा थोड़ा टाइप का और लसलसा टाइप का होता है, ठीक है। उसका सब्जी जो बनता है थोड़ा लसलसा टाइप का होता है, उसका चोखा वगैरह भी बना के आदमी खाता है। चोखा समझ रहे हैं, हाँ वही। चलिए आगे है अर्धवायवीय तना। याद कीजिए वहां पे 3 भाग में बांटा गया था, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना और मतलब एक तीसरा था, ठीक है। ये पहला था भूमिगत, ठीक है, उसमें अर्धवायवीय और तीसरा था सदवायवीय था, ठीक है। तो इसका दूसरा टाइप यहाँ पे है भूमिगत तना के ही भांति अर्धवायवीय तना भी पर संधियों पर पाई जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर वायवीय भाग बनता है। यदि किसी कारणवश इन तनों का कोई भाग टूट जाए तो इस पर उपस्थित कलिकाएं नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए अर्धवायवीय कहने का मतलब है कि अगर नीचे पौधा रोपा गया, पौधा ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मान लो किसी कारणवश वहां से पौधा टूट गया, ऊपर भाग से क्या हुआ, टूट गया, तो क्या होगा, पौधा वहां से भी एक नया पौधा के रूप में बाहर निकलेगा। समझ रहे बात को, वहां से क्या होगा कि पौधा जो है बाहर रूप में क्या होगा, वहां से नए पौधा के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऊपरी भोजस्तरीय, अंत भोजस्तरीय, भोजस्तरीय और भोजस्तरीय, यानी कि इसका जो है अलग अलग भाग होता है। वो पौधा का निकलने का जो स्थान है अलग अलग होता है। भूमि का थोड़ा नीचे से निकलेगा, फिर ऊपर से निकलेगा, फिर अलग अलग भाग से निकलेगा। क्लियर है। आगे हमारा ऊपरी भूस्तरीय, ठीक है। चलिए इतना बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। फिर इसके अगले दिन क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जितना भी पढ़ाया गया है, ठीक है, उस नोट के लिए आप क्या है कि यहाँ पे जो मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हाई लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। वहां से आपको सारा नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और जितना क्लास चलेगा, ठीक है, आपका अब रेगुलर क्लास चलेगा मेरा, जितना भी क्लास चलेगा उस क्लास में क्या कीजिएगा, आप पीछे का रिविजन करते रहिएगा। नहीं तो क्या है कि आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, और फिर बाद में क्या है कि आप मतलब पूरी तरह से उसको रिवीजन नहीं कर पाइएगा। इसलिए वीडियो देखिए प्लस में नोट देखिए और उसको रीडिंग कीजिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में जिसका छूट गया है, जो लेट से आए हैं, उसको भी क्या कर, वो भी क्या कर लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद फिर अगला वीडियो जो होगा 3 चैप्टर तक वो देख लीजिएगा। उसके बाद से फिर नोट जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपका वहां से पकड़ा जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पकड़ा जाएगा। क्लियर है। तैयारी अच्छा से कीजिए, ठीक है। चलिए इतना तक रहने देते हैं।